डीनंबरेबल एंड काउंटेबल सेट्स। डीनंबरेबल सेट की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। A set D is said to be denumerable or countably infinite if D has the same cardinality as P। कोई भी सेट जो है वो डीनंबरेबल और दूसरे अल्फाज में काउंटेबली इनफाइनाइट कब कहलाएगा, जब उसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो सेम होगी P के साथ। अब P क्या है? पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, जो कि हमने पीछे एग्जाम्पल में कंसिडर किया था। कोई भी ऐसा सेट जिसकी कार्डिनैलिटी P के साथ सेम हो जाती है वो डीनंबरेबल कहलाएगा। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक सेट P है जिसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है, और ये हमने एक सेट E लिया है जिसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6, यानी ये इवन इंटीजर का सेट है। अब देखें 1 जो है वो 2 पे मैप कर रहा है, 2 4 पे, 3 6 पे, 4 8 पे, 5 10 है, यानी इसका हर एलिमेंट जो है वो इसके हर एलिमेंट को मैप कर रहा है, इमेज बना रहा है, और हर इमेज जो बन रही है वो यूनिक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया? ये 1 to 1 हो गया। दोनों इनफाइनाइट है तो आगे भी चलते जाएंगे, ये इसकी इमेज बनती जाएगी। और अगर हम इस लिहाज से देखें तो इसके हर एलिमेंट के पीछे जो है वो प्री इमेज मौजूद है, तो ये क्या है? ऑन टू भी है। तो ये P और E के दरमियान जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बन गया? बाइजेक्टिव, यानी 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी हो गया। और हमने पीछे पढ़ा है कि जब फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाता है दो सेट्स के दरमियान, तो वो जो दोनों सेट्स हैं उनकी कार्डिनैलिटी सेम हो जाती है। और अब E की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम हो गई है P के साथ। और हम इस डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऐसा सेट जिसकी कार्डिनैलिटी P के साथ सेम हो जाएगी वो क्या कहलाएगा? डीनंबरेबल। इसलिए ये जो सेट E है ये क्या कहलाता है? डीनंबरेबल कहलाता है, क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो सेम हो गई है सेट P के साथ। दूसरी डेफिनेशन है अ सेट इज काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट और डीनंबरेबल, एंड अ सेट इज नॉन डीनंबरेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। कि कोई भी जो सेट है वो काउंटेबल होगा अगर वो फाइनाइट होगा या डीनंबरेबल होगा, और कोई भी जो सेट है वो नॉन डीनंबरेबल होगा अगर वो काउंटेबल नहीं होगा। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने एक दूसरी एग्जांपल ली है। ये हमने एक सेट लिया है B। अब इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। अब आप काउंटेबल सेट क्या होता है? जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। देखिए आप इनके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं कि इसके एलिमेंट 4 हैं, और ये सेट क्या है? फाइनाइट है। तो फाइनाइट सेट, जो हर फाइनाइट सेट होता है वो क्या होता है? वो काउंटेबल होता है। तो ये हमने एक फाइनाइट सेट लिया था जो कि काउंटेबल हो गया पहली कंडीशन के मुताबिक। दूसरा उसने बोला है कि अगर कोई सेट डीनंबरेबल हो वो भी क्या होता है? काउंटेबल होता है। जिस तरह के ये हमने ऊपर एक सेट लिया था, अब देखा आपने कि ये डीनंबरेबल था, अब ये वो कह रहा है कि काउंटेबल भी है। और ये इस तरह, तो हम अगर कहें कि ये इसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, कितने एलिमेंट हैं, अगर काउंट करना शुरू हो जाए तो हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ये दूसरी सेंस में काउंटेबल कहलाता है, जिसको हम कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, जिसको हम डीनंबरेबल भी कहते हैं। उस सेंस में काउंटेबल होता है कि इस सेट के एलिमेंट्स को अगर हम कंपेयर करें P के साथ तो तब ये काउंटेबल कहलाता है। जिस तरह के हम कह सकते हैं कि 2 इसके साथ जब कंपेयर किया है तो 2 इसका फर्स्ट एलिमेंट है, 4 सेकंड है, 6 जो है वो थर्ड एलिमेंट है, 8 जो है वो फोर्थ है, और जो 10 है वो फिफ्थ है। इस तरह के एलिमेंट हम काउंट कर रहे हैं, तो इसके साथ कंपेयरिंग करके मैपिंग करके तो हम कहते हैं कि ये जो है सेट को वो काउंटेबल है, जिसको हम काउंटेबली इनफाइनाइट कहते हैं। इस लिहाज से ये क्या हो जाता है? काउंटेबल हो जाता है। तो ये से जो फाइनाइट सेट होंगे वो भी काउंटेबल होंगे, और जो डीनंबरेबल होंगे वो भी क्या कहलाएंगे? काउंटेबल कहलाएंगे। आगे दूसरी चीज क्या थी कि नॉन डीनंबरेबल होगा इफ इट इज नॉट काउंटेबल। अगर वो काउंटेबल नहीं होगा तो फिर वो क्या कराएगा? नॉन डीनंबरेबल कहलाएगा। देखें ये एक सेट P है, और ये हम एक सेट लिया है R। अब R जो सेट है वो क्या होता है? रियल नंबर का सेट होता है, जिसके जो एलिमेंट है जिसको हम रियल लाइन पे इस तरह से शो कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम 0 लें, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरह इधर लें तो -1 -2 -3, ये पूरी एक रियल लाइन पे हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये हमने एक सेट लिया जिसके एलिमेंट 0 1 2 3 हैं, और इधर -1 -2 -3 जो है वो इधर से भी ये वर्ड है, इधर से भी ये वर्ड है, दोनों तरफ ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और यहाँ से ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट। अब देखें
इसको अगर बाय डेफिनेशन हम देखें तो इसमें 1 to 1 जो है वो अगर इसका हर एलिमेंट जो है उसकी मैपिंग करवाएंगे तो इसका हर एलिमेंट इसमें मैप कर जाएगा। इसका हर एलिमेंट की इमेज जो है वो इसमें आ जाएगी। जैसे 1 जो है इस 1 से कर जाएगा, 2 इससे, 3 इससे कर जाएगा। यहाँ से शुरू कर दें, यानी क्योंकि ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब है ये 1 to 1 तो होगा, इसका हर एलिमेंट इधर मैप कर जाएगा। लेकिन जब हम दूसरे लिहाज से देखेंगे कि इसके हर एलिमेंट जो है उसके पीछे प्री इमेज मौजूद नहीं होगी, क्योंकि जो रियल नंबर होता है, जो रियल लाइन होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें 0 और 1 के दरमियान भी 0 अगर 1 लें तो इनके दरमियान भी काफ़ी जो नंबर इतने मौजूद हैं कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिस तरह के 0.1, 0.2, 0.3 डेसिमल में, और इस तरह अगर 0.000001 इस तरह मतलब ढेर सारे नंबर मौजूद हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा होगा, तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। दोनों लिहाज से अगर ये देखें ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा, तो बाइजेक्टिव नहीं बनेगा, कार्डिनैलिटी सेम नहीं होगी, तो ये डिनम्बरेबल नहीं होगा, तो ये नॉन डिनम्बरेबल हो जाएगा। और इस तरह अगर वैसे देखें तो इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर पा रहे इसके साथ कंपेयर करने से भी, तो ये क्या कहलाता है, ऐसा सेट नॉन डिनम्बरेबल कहलाता है। दूसरे अल्फाज में इसकी एक और भी आसान डेफिनेशन ये है कि डिनम्बरेबल एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट को हम लिस्ट कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है और इसका सेकंड एलिमेंट ये होगा, उससे आगे वाला एलिमेंट ये होगा। और नॉन डिनम्बरेबल एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन इससे नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो कौन सा आएगा वो बता ही नहीं सकते, ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में होते हैं, वो नंबर हमें नहीं मिलते। तो ऐसे तमाम सेट्स जिनके एलिमेंट को हम लिस्ट नहीं कर सकते वो नॉन डिनम्बरेबल कहलाएंगे। आगे आ जाएं, ये एग्जांपल 6.3 है। एनी इनफाइनाइट सीक्वेंस A1 A2 A3, ये हमें एक इनफाइनाइट सीक्वेंस दिया गया है। इसके जो एलिमेंट हैं वो बनेंगे, वो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। ये एक फंक्शन बनेगा fn इसमें अगर हम n क्या है वो p की डोमेन है, यानी जो n है वो सारे p से आ रहे हैं। अब अगर इसमें हम वैल्यूज जो हैं वो n से 1 पुट करेंगे तो A1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो A2 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो A3 मिलेगा। इस तरह अगर 4 पुट करेंगे तो A4 मिलेगा। जिस तरह यहाँ पे देखें ये an बनेगा, 1 पुट किया तो A1, 2 पुट किया तो A2, 3 A3 आ गया, 4 पुट किया तो A4। ये सीक्वेंस बन गया A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, इस तरह जा रहा है। अब देखें n से जब भी हम कोई नंबर ले रहे हैं जो P से बिलोंग कर रहा है, तो हमें एक सीक्वेंस की एक टर्म मिल रही है, और हर टर्म जो यूनिक है। ऐसा नहीं हो रहा कि 1 जो है वो A1 भी दे रहा हो, 1 जो है A2 भी दे रहा हो, नहीं, हर की क्या है, यूनिक है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन इनके दरमियान बन रहा है, जो फंक्शन P से इसमें an इसको सीरीज़ का नाम दे लें, इसको अगर हम a कह लें कि ये जो सीरीज़ बन रही है आपकी, ये जो सीक्वेंस बन रहा है a कह लें, तो इसमें जो फंक्शन बन रहा है वो बाइजेक्टिव बन रहा है कि हर जो है एलिमेंट उसकी इधर हमें सीक्वेंस की एक टर्म मिल रही है तो 1 to 1 हो गया है, और सीक्वेंस की हर टर्म के लिए पीछे एक प्री मौजूद है तो ये ऑन टू भी हो गया, इसलिए ये क्या हो गया है, बाइजेक्टिव हो गया है। इन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम हो गई है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो सीक्वेंस होंगे वो क्या होंगे, वो काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, या दूसरे अल्फाज में वो डिनेबरेबल होंगे। इस तरह नीचे कुछ और एग्जांपल उसने लिया है। ये एक सेट लिया है, इसको अभी आप देखें 1/n है, n की वैल्यू आप यहाँ से लेते जाएं तो इस जो सीक्वेंस है इसको आपकी फर्स्ट सेकंड इस तरह की टर्म मिलती जाएंगी। सेम आगे वाला भी इसकी n टर्म लेंगे, यहाँ से 1 पुट करेंगे, पहली मिलेगी, 2 पुट करेंगे, दूसरी मिलेगी, इस तरह इसकी भी आपको तमाम वैल्यू मिलती जाएंगी। सेम जो है ये भी इसी तरह का एक सेट है जिसमें आप n की वैल्यू पुट करते जाएं तो आपको सीक्वेंस की हर टर्म मिलती जाएगी। तो ये जो सारे हैं ये क्या कहलाते हैं, ये काउंटेबली इनफाइनाइट कहलाते हैं। आगे एग्जांपल एक है कि p क्रॉस जो p है, इसके जो एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के, उनको आपने सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना है। अब इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखने के लिए एक मेथड हम यूज़ करते हैं जिसको एरो से शो किया जाता है। आप इसको एरो डायग्राम कह लें या कोई और नाम दे लें, यानी कि एरो जो है इनकी मदद से हम
देखते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स उनको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखते हैं। वैसे हम पी क्रॉस पी को देखें तो वैसे उसके एलिमेंट को अगर हम लिखेंगे तो वो उसके प्रोडक्ट तो होगा, लेकिन वो सीक्वेंस की फॉर्म में नहीं होगा। सीक्वेंस की फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसकी एरो डायग्राम की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। अब ये कैसे ड्रा की जाती है, ये इस तरह से ड्रा की जाती है। ये देखिए हमारे पास एक सेट पी है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ये आगे चलते जा रहे हैं। एक दूसरा हमने सेट पी लिया जिसको हमने इसके साथ प्रोडक्ट करवाया जिसके एलिमेंट भी क्या है 1 2 3 4, इस तरह आगे चलते जा रहे हैं। अब इसका हर एलिमेंट जब 1 होगा वो 1 पे मैप करेगा, 1 2 1 3 1 4, यानी प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट इस तरह ही होता है दोनों साइड का कि इसका 1 एलिमेंट लेते हैं वो सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर सब के साथ, फिर 3, फिर सब के साथ। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो जो इसके एलिमेंट बनेंगे वो कुछ इस टाइप के बनेंगे कि जो पहला पेयर होगा वो 1 1 बनेगा, 1 1 का बनेगा, फिर 1 2 का बनेगा, 1 2, फिर बनेगा 1 3 का, फिर बनेगा 1 4 का, और आगे इसी तरह ये चलता जाएगा। और इस तरह जब इसका हम 2 एलिमेंट्स लेंगे तो उसका क्या बनेगा 2 1 बनेगा, फिर 2 2, फिर 2 3 बनेगा, और आगे क्या आएगा 2 4 आएगा, और आगे 2 5, इस तरह आगे चलता जाएगा। फिर हम तीसरा इसका एलिमेंट 3 लेंगे तो इसके आगे एलिमेंट क्या आएंगे 3 1 3 2 3 3 और 3 4, इस तरह आगे चलते जाएंगे। और फिर जब इसका हम 4 एलिमेंट लेंगे तो 4 1 4 2 4 3 और 4 4 आगे ही चलता जाएगा। इस सेट पे भी नीचे भी चलता जाएगा और ऊपर की तरफ चलता जाएगा। अब इसके हम सारे एलिमेंट तो लिख नहीं सकते, तो हमने कुछ एलिमेंट इसके लिख लिए। अब इसकी एरो डायग्राम कैसे बनानी है, आपने यहाँ से पहले सेट से शुरू करना है। आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से आपने नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ एरो बनाएंगे, फिर यहाँ से आप ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे डायगोनल की फॉर्म में, फिर आप जाएंगे सीधा यहाँ से, और फिर आप डायगोनली नीचे मूव करते हुए इस तरह आएंगे, और फिर आप लोगों ने यहाँ से यहाँ की तरफ, और फिर इसी तरह ये आगे चलता रहेगा। तो सेम यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा जो पहली लाइन में हुआ था। इस तरह, फिर इधर से इस तरह, और फिर इस तरह, यानी कि यहाँ से हमने इस तरह इसका जो है हमने एरो ड्रा करनी है इस तरह। अगर आपको ये ड्रा करनी आ गई तो फिर आप आसानी से इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो याद रखना आप लोगों ने यहाँ से नीचे आना है, सीधे नहीं जाना। अगर सीधा जाएंगे तो ये वाले एलिमेंट इसके स्किप हो जाएंगे। अगर नीचे आएंगे इस तरह आप बनाएंगे तो इसका कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होगा, और जो इसका प्रोडक्ट फॉर्म बनेगी उसको हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस की फॉर्म में है। अब देखें आपने लिखना कैसे, ये पी की रास हमने पी लिखा। अब ये देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होगा, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है 1 1, ये इसका फर्स्ट पेयर आएगा। उसके बाद कहाँ पे एंड हो रहा है 2 1 पे, ये इसका सेकंड आएगा। फिर 2 1 से आगे वाला कौन सा आ रहा है 1 2, ये इसका थर्ड होगा। और उसके बाद क्या आएगा 1 3, यानी जहाँ जहाँ पे आपने एरो बनाया था जिस तरह वैसे वैसे आगे चलते जाएंगे तो ये आगे 2 2 आ गया। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे तो एलिमेंट जो आगे आता जाएगा उसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। अब ये जो पी क्रॉस पी बना है ये क्या है, सीक्वेंस की फॉर्म में है। तो इस तरह से आप लोग इसको ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे भी ड्रा हुआ है तो आप देखेंगे जो हमने एलिमेंट्स बनाए वो इसी तरह ही तरतीब से आ रहे हैं। अब आगे जो एग्जाम्पल है इसमें एक n दिया हुआ सेट जिसको 0 1 2 इस तरह इसके एलिमेंट्स हैं। नेचुरल नंबर का सेट है जिसका यूनियन लिया गया 0 से, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर और नेगेटिव इंटीजर का भी सेट इसको कहते हैं। नोट ईच पॉजिटिव इंटीजर ए जो है वो पी से बिलोंग कर रहा है, और इसका उसने जो ए है उसको डिफाइन कर दिया कुछ इस तरह कि ए के जो एलिमेंट है वो ए इज इक्वल टू 2 की पावर r 2s प्लस 1 आ रहे हैं, जहाँ से r और s जो है वो n से बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फंक्शन उसने लिया है p से n क्रॉस n में, जिसने उसको डिफाइन किया कि f a इंटू r इंटू s है। तो वो इसको कहता है कि ये जो फंक्शन बन रहा है ये क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, डी न्यूमरेबल होगा। तो इसको हमने प्रूव करवाना है ये किस तरह से डी न्यूमरेबल होता है और किस तरह से हम इसके एलिमेंट ले सकते हैं।
अब आप लोगों को यहाँ पे एक सवाल शायद आपके ज़हन में आ रहा हो कि जो नेचुरल नंबर का सेट हमने पढ़ा हुआ है वो तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ से 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो याद रखें कि छोटी क्लासेस में या एफएससी तक जो हम नंबर नेचुरल नंबर का पढ़ते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे अगर हम हायर मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें जो नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं वो होल की तरह ही होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है और जिसको हम एक दूसरा नाम देते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर का नाम देते हैं। तो इसलिए यहाँ से जो सेट उसने एन जिसको नेचुरल बोला है वो 0 से लिया है, वैसे 1 से ही होता है नेचुरल नंबर का सेट, और यहाँ पे हर मैथमेटिक्स में हम 0 से भी इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम देखते हैं, ये हमने डिफाइन कर लिया कि ए जो है वो 2 की पावर r2s+1 है, और जो n ये हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, और rs जो है वो n से बिलोंग कर रहे हैं, ये हमने फंक्शन है p से जो n क्रॉस n में होगा, और fa जो है वो हमने rs डिफाइन कर लिया। और n क्रॉस n क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारे पास देखें 2 एलिमेंट्स होंगे r और s, जो इसका आंसर आएगा वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में होगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो क्रॉस की फॉर्म में अगर हम लेंगे तब वो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब इसको फंक्शन को देखने के लिए कि ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। इस a की वैल्यू कैसे डिफाइन होंगी, इन r और s की वैल्यूज़ को यूज़ करने से। यहाँ पे हमने क्या किया, r की वैल्यू जो है वो 0 पुट की और s की भी वैल्यू 0 पुट की, क्योंकि ये दोनों जो है r और s हैं ये इस n से बिलोंग कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों जो हैं वो r भी 0 और s भी 0 हो, क्योंकि ये n क्रॉस n से भी बिलोंग करेंगे, यानी इसके प्रोडक्ट से इसके एलिमेंट इस टाइप के कुछ आएंगे 0 0 1 0 0 1 इस टाइप के आएंगे। तो हम ये पहला अगर इसको कंसिडर कर लें कि r भी 0 और s भी 0 है, तो फिर आप देखें जब हमने वैल्यू पुट की 2 की पावर r की जगह पे हमने 0 पुट किया और s की जगह पे भी 0, तो 2 0 ये 0 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, तो 1 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हमें क्या देगा, 1 देगा। यानी कि a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आई है जब हमने r और s को 0 पुट किया। इस तरह जब हमने r को 0 पुट किया और s को 1 पुट किया, तो जब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज यूज़ की 2 1 जो है जो 2 बन गया, तो 2 + 1 3 आ गया है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गया, a जो है वो 3 आ गया। इसी तरह जब हमने r1 लिया s 0 लिया, तो तब हम इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे 2s की 0, तो 2 0 1 बन जाएगा और 1 × 2 = 2, यानी a की वैल्यू 2 आ गई। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हमने r और s की वैल्यूज चूज़ की हैं तो हमें a की वैल्यू मिल गई हैं, और जो हमने डिफाइन किया तो a की वैल्यू जो भी वैल्यू हमने इसकी ली है वो सारी किस से बिलोंग कर रही है, सेट p से बिलोंग कर रही है, यानी इस p से सेट से बिलोंग कर रही है a की वैल्यू, और जो वैल्यू हमने यहाँ से ली है वो r और s जो ली हैं वो n क्रॉस n से जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये अब a डिफाइन हो गया है। अब आप देखें जो फंक्शन ये वाला है कि अब a की वैल्यू 1 पुट करें तो कब हमारे पास ये 1 आएगी, जब r और s दोनों 0 थे। 1 कब आई, जब r और s 0 थे, जो कि n क्रॉस n से बिलोंग कर रहा है। 2 कब आई, जब r 1 था और s 0 था। 3 कब आई, जब r 0 था और s 1 था, n क्रॉस n। यानी कि आपने देखा कि a जो है वो किस से बिलोंग कर रहा है, p से बिलोंग कर रहा है, और a की वैल्यू हमने पहले डिफाइन कर ली है। तो इसके हर एलिमेंट जो अब ले रहे हैं वो उसका जो आंसर आ रहा है, जो पेयर आ रहा है, वो n क्रॉस n से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये 1 to 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है। इसलिए ये जो फंक्शन है एफ पी से n क्रॉस n में ये बाइजेक्टिव हो जाता है, तो इन दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो सेम हो जाती है। तो ये भी क्या, जो n क्रॉस n भी डीनेमरेबल हो जाता है, p भी क्या है, डीनेमरेबल है। अगर आप देखें यहाँ से, अगर ऑन टू आपने देखना हो तो आप देख सकते हैं कि इसके हर एलिमेंट की जो पेयर है उसके लिए पीछे एक जो प्री इमेज मौजूद है, और इसके हर एलिमेंट की यहाँ पे इमेज मौजूद है और सब के लिए यूनिक आ रही है। तो ये क्या हो गया है, बाइजेक्टिव हो गया है। तो इस तरह से आप लोग इस सेट को फंक्शन को प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है ये बाइजेक्टिव है।